नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है निखिल भाई की, जो 40 साल के हैं और एक बस ड्राइवर है। दिसंबर 2022 की एक रात, जब सर्द का मौसम था, बहुत सर्दी थी, कोहरा भी बहुत था और सुबह रोज की तरह सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक बंद बंद हो चुका बस स्टॉप, बहुत पुराना है, वहाँ रुके, जहाँ कुछ अजीब था। वो जगह निखिल के संपर्क से कोसों दूर थी। वो जगह निखिल के लिए सिर्फ एक बस स्टॉप नहीं, बल्कि डर और रहस्य का ठिकाना बन गई। क्या हुआ? कौन सी परछाई थी? वो कौन सा भूत या चुड़ैल निखिल का इंतजार कर रही थी? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी है। मैं निखिल, उम्र 40 साल और पैसे से बस ड्राइवर हूँ। ये बात सितंबर 2022 की है, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पूरे दार्जिलिंग सुबह सुबह कोहरे की चादर ओढ़े बैठा था। उस दिन मैं रोज की तरह अपनी बस लेकर सुबह 5:45 पर सिलीगुड़ी से निकला दार्जिलिंग के लिए। रास्ते में कुछ पुराने स्टॉप आते हैं जिन्हें अब आधारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन उनमें से एक बस स्टॉप ऐसा है जो मेरे दिल में डर और शक दोनों का एक नमूना पेश होता है। उस बस का नाम कभी लोअर लिटन हुआ करता था। 2018 में एक हादसा हुआ और उस हादसे के बाद वो सड़क बह गई और सरकार ने वहाँ से बस सेवा बंद कर दी। लेकिन अजीब बात यह है कि हर साल दिसंबर में उसी भूतपूर्व स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत नजर आती है और बस रोकने का इशारा करती है। लंबा काला शॉल ओढ़े और आंखों में अजीब सा खालीपन। पहली बार मैंने सोचा कोई लोकल व्यक्ति होगा जिसे खबर नहीं होगी कि यहाँ अब बस नहीं रुकती, लेकिन ऐसा लगातार 3 सालों तक होता रहा। हर बार वही चेहरा, वही जगह, वही तारीख। और तारीख अब आ गई थी 2022। जब ये फिर हुआ, तब मैंने कुछ अलग किया। मैंने पहली बार इसे यहाँ बस रोकने से मना किया। घड़ी में 7:32 हो चुके थे। कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने बस रोकी, मेरी सीट के ठीक सामने कोहरे से एक और बस अचानक से दिखी, बिल्कुल मेरी जैसे, नीला रंग, वही नंबर, वही प्लेट, वही बस। लेकिन खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बस चलती नहीं है, बस खड़ी रहती है। और फिर जैसे किसी ने उसे धक्का दिया तो वो सीधे धीरे धीरे नीचे घाटी में गिर गई। उस वक्त मेरी सांसें रुक गई। मैंने खिड़की से साफ झांक कर देखा तो नीचे की तरफ बस गिरती जा रही थी और एक क्षण के लिए मुझे अपने ही जैसा कोई बस ड्राइवर उस सीट पर दिखा। वही जैकेट, वही टोपी, वही चेहरा। मैंने जल्दी से बस का दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा तो बस में सन्नाटा था। सारे यात्री शांत बैठे थे, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। उस दिन के बाद से मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो बस नीचे गिरी थी वो कौन सी बस थी। उसमें जो ड्राइवर था वो मेरे जैसा दिख रहा था। क्या था वो?
लेकिन इसी समय मेरी पत्नी मीनाक्षी, जो अब दिल्ली में अपनी बहन के पास रहती थी, कई बार कहती थी, बोलती भी थी कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मेरा बेटा अर्नव ने भी नोटिस किया। उसने बोला, पापा आप गुमसुम बैठे रहते हो, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन मैं उन्हें क्या बताता, क्या सच है क्या धोखा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने एक बात तय कर लिया था, जब भी दिसंबर का महीना आएगा मैं उस पुराने रास्ते से गुजरता रहूँगा, लेकिन स्पीड में। मेरी नज़र उधर नहीं जाएगी, लेकिन मेरी नज़र तो उसी एक बिंदु पर जाकर टिक जाती और हर बार कोहरे के बीच मुझे कोई ना कोई खड़ा दिखता, बस रोकने का इशारा करते हुए। मैंने उस दिन के लिए खुद से एक वादा कर लिया था कि अब उस रात पर जितना जल्दी हो सके मैं उस रास्ते से गुजर जाऊंगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दिसंबर का महीना फिर लौट आया और इस बार 2023 की बात थी। दार्जिलिंग की ठंडी हवाएं और कोहरे ने जैसे पूरे दार्जिलिंग को अपने में समा लिया हो। सुबह के 6:15 हो रहे थे और मैं अपनी बस की कुर्सी पर बैठ गया और बस स्टार्ट की और दार्जिलिंग की ओर निकल पड़ा। सड़कें उस दिन थोड़ी गीली थी क्योंकि रात में बारिश थोड़ी बहुत हुई थी। शायद बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 20-30 सवारी रही होंगी। बस सबसे आगे की सीट में एक बुजुर्ग सरदार जी बैठे थे जिनका नाम मुझे याद है, हरमीत सिंह। उसने मेरी ओर देखा, मैंने भी उन्हें देखा और बातचीत शुरू हुई। सिलीगुड़ी से निकलते वक्त वो अपने पोते से मिलने जा रहे थे जो कॉलेज में पढ़ता था, और पीछे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी थी, शायद वो भी कॉलेज जा रही थी। लेकिन उन्हीं के पास एक लड़का भी बैठा था जो हर समय बाहर देख रहा था, बाहर की ओर झांक रहा था, जैसे किसी चीज़ की तलाश कर रहा हो। जब हम सोनापत पार कर रहे थे तो घड़ी में 6:47 हो गए थे। रास्ता अब और ज़्यादा ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था और अचानक मेरी नज़र फिर उसी मोड़ पर आ गई जहां लोअर लिटन एक बस स्टॉप हुआ करता था। मैंने खुद को ज़बरदस्ती समझाया, निखिल अब की बार मैं बस नहीं रोकूंगा, बस आगे बढ़ती रहेगी। और आगे बढ़ते देख फिर क्या करता, मैंने बस रोक दी। इंसानी फितरत तो आप जानते हैं, हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं हमारी नज़र उसी की तरफ जाती है। मोड़ पर आते ही मेरा हाथ ब्रेक की तरफ गया अनजाने में, और जैसे ही बस कुछ मीटर आगे बढ़ी एक झटका ऐसा लगा जैसे बस नीचे खसक रही हो, जैसे बस के पहिए नीचे की ओर जा रहे हो, बस फिसल रही हो। लेकिन मैंने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। जब मैं बस से नीचे उतरा तो सामने मुश्किल से कुछ ही मीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। नीचे झांकने की कोशिश की लेकिन सब सफ़ेद धुंध में डूबा हुआ था। मैं बस की फ्रंट लाइट के करीब खड़ा था जहां अब एक आवाज़ आई, किसी लड़की की, भैया आप वहीं रुको, बहुत धीमी लेकिन सीधी मेरी कानों में। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस के सारे पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर थे, किसी ने कुछ नहीं कहा था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन तभी दोबारा वही आवाज़, इस बार थोड़े और पास से आई, रुको भैया अभी मत जाना। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। सर्दी ठंड इतनी थी कि मेरी सांसें थम सी जा रही थी, और तभी मैंने एक परछाई देखी। बस की लाइट के कोने में कोई खड़ा था, लेकिन ये कोई साधारण परछाई नहीं थी, ये बच्चा था।
ये कोई बच्चा था, मगर उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ और कपड़े तो ऐसे थे मानो जैसे कई सालों तक धुले ना हो। मैं चिल्लाया पर कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। मैंने धीरे धीरे उस परछाई की तरफ आगे चला, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास गया वो परछाई पीछे हटने लगी और फिर गायब हो गई। मैं तुरंत बस में वापस चढ़ गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, पीछे से एक लड़का आया। उसने बोला, सर आप भी उसे देख सकते हो क्या? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम किसकी बात कर रहे हो? उसने कहा, वही बच्चा जो हर साल दिसंबर के महीने में इसी मोड़ पर नज़र आता है। मेरी दीदी की मौत इसी जगह हुई थी, उसी बस में जो खाई में गिर गई थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेरे कानों में उस बच्चे की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। घड़ी में 7:08 हो चुके थे। अब हम घूमन बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे, जहां रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। पीछे से लड़की की हंसी भी आ रही थी, बहुत धीमी, मगर शीशे में मैंने देखा वो हंस नहीं रही थी। मैंने शीशी दूसरी तरफ घुमा दी। घूमन बस्ती से आगे की सड़क बहुत ही बेकार सड़क है, उससे आगे और दोनों तरफ खाइयाँ, बहुत बड़ी बड़ी खाई है। उस वक्त घड़ी में 7:25 हो रहे थे। सूरज की पहली किरण भी अभी तक उस इलाके तक पहुंच नहीं पाई और कोहरा और सन्नाटे जैसे हर चीज़ को निकल गए हों। मेरी उंगली स्टीयरिंग व्हील पर जमी हुई थी और दिल की धड़कन हर मोड़ पर जैसे हल्के सी मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। हरमीत सिंह अब कुछ बड़बड़ा रहे थे, शायद कुर्बानी के कुछ शब्द। उनके चेहरे अब पहले जैसा शांत नहीं था, कुछ था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। उनके पास बैठी महिला, जिन्हें मैं पहले नहीं पहचान पाया था, अब साफ दिख रही थी। वही रूपा दीदी जो कभी मेरे साथ एक बस स्टॉप पर टिकट काउंटर में काम किया करती थी। वो अचानक यहाँ कैसे? मैंने एक हाथ से पूछा। रूपा दीदी, आप यहाँ कैसे? वो कब चढ़ी? वो चुपचाप हो, सिर नीचे किए खिड़की की बाहर देखती रही। उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था, बहुत सूखा सा, और उसकी आंखें जैसे पूरी नींद में हों, लेकिन खुली हुई। पीछे की सीट से उस लड़के की आवाज़ फिर से आई, सर अगर आप सच में जानना चाहते हो कि हर दिसंबर को क्या होता है, तो एक बार बस रोकिए। आगे बार बोटिया गांव आने वाला है, वहीं आपको जवाब मिल जाएगा। बार बोटिया, उस जगह का नाम सुनते ही मैं हिल गया। मैंने वहाँ कभी एक छोटा सा चाय का बागान था और उसके पास एक रेस्ट हाउस, जहाँ हम ड्राइवर रोज़ रात को गुजरते थे, लेकिन कई साल पहले वहाँ आग लग गई थी और तब से वो इलाका वीरान हो चुका था। 7:36 हो चुके थे और हम बार बोटियों की तरफ बढ़ने जा रहे थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी और ना ही दुकान, ना ही कोई इंसान, कोई आवाज़ नहीं। ऐसा लगा जैसा ये हिस्से वक्त में कहीं गुम हो गया हो। मैंने एक बार फिर शीशे में देखा, रूपा दीदी की जगह अब कोई और बैठा था, एक अधेड़ उम्र की औरत जिसकी आंखें मेरी आंखों से मिलते ही झपक गई। वो कोई पैसेंजर नहीं थी और मैंने उसे चढ़ते हुए भी नहीं देखा। आप कौन हैं? मैंने पूछा। मैंने धीमे से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकाएक मुझे देखती रही। पीछे से वो लड़का धीरे से बोला, मत पूछिए सर, कुछ सवालों के जवाब बस देखने से मिलते हैं, सुनने से नहीं। अब
हमारी बस बार बोटियां गांव के उस मोड़ पर थी जहां से चाय के बागान की शुरुआत होती है। मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस रास्ते पर खींच रही हो। बस का इंजन धीमा हुआ और मैंने बाई तरफ कट लिया। जैसे ही हम पगडंडी में दाखिल हुए, मेरी बाई आंख फड़कने लगी। मेरा मन अंदर से बेचैन हो उठा। इस रास्ते पर पिछले 5 साल से कोई गाड़ी नहीं गई थी, लेकिन मुझे हर मोड़, हर पेड़, हर रास्ता अच्छे से याद था। बड़ी बात यह थी कि अब बस में कोई आवाज़ नहीं थी, जैसे सब एक साथ चुपचाप बैठे हो। घड़ी में 7:51 हो चुके थे और कोहरे की मोटी चादर अब भी गहरी होती गई। आगे कुछ मीटर पर वो पुराना रेस्टोरेंट दिखा। छत टूटी हुई, दीवारों पर खाई जम गई थी और दरवाज़ा आधा खुला था, लेकिन वहाँ एक रोशनी जल रही थी। हल्की पीली रोशनी जो एक छोटे से कमरे से बाहर आ रही थी। मैंने बस वहीं किनारे खड़े कर दी और उतर गया। जमीन नरम थी, गीली घास और मिट्टी गीली। मेरे जूते सन गई मिट्टी में, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। जैसे ही मैं उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचा, मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। अंदर एक कमरा था और वहाँ कोई तो बैठा था। कोई पीठ मेरी तरफ करके बैठा था। उसने वही जैकेट पहनी हुई थी जो मैं अक्सर सर्दियों में पहनता हूँ। मैंने धीरे से पूछा, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ?